हाय इन्वेस्टर। इस वीडियो में उन इश्यूज पे बात करेंगे जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट में करेक्शन आ सकती है आने वाले टाइम में, और हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट करेक्ट क्यों नहीं हो रही है। हालांकि यूएस ईरान वॉर जो है वो रुक गई है, लेकिन ब्रेंट प्राइस स्टिल हाई चल रहा है, फिर भी स्टॉक मार्केट जो है करेक्ट नहीं हो रही है। उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारे लोग सरप्राइज होंगे कि ब्रेंट क्रूड प्राइस हाई होने के बावजूद स्टॉक मार्केट करेक्ट नहीं हो रही है। इवन मैं भी सरप्राइज हूँ कि स्टॉक मार्केट करेक्ट क्यों नहीं हो रही है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि करंट सिनेरियो में इस समय मार्केट में क्या करना चाहिए। पहले डिस्कस कर लेते हैं उन रीजंस के बारे में जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट में करेक्शन आ सकती है। ये कुछ रीजंस मैंने मेंशन करे हुए हैं। पहला रीजन है ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस जो है हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। दूसरा रीजन है जो रुपी है वो डॉलर के वर्सेस डिक्लाइन कर रहा है, कंटिन्यूस डिक्लाइन कर रहा है। तीसरा रीजन है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। और फोर्थ रीजन है कि जो आईटी सेक्टर है वो काफ़ी अंडर प्रेशर चल रहा है। कंपनीज के रेवेन्यू पे इम्पैक्ट है, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे हैं। सेम वे जो रियलिटी सेक्टर है वहाँ पे भी सेल्स में डिक्लाइन देखा गया है, और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ रही है। तो रियलिटी सेक्टर में भी रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन दोनों पे ही ह्यूज प्रेशर है। और सिक्स रीजन है कि एफआई जो है वो कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। चलिए इन सभी पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ है, $60 से $120 पे पहुंच गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया। और जो क्रूड प्राइस है वो $100 के अबाव भी ट्रेड कर रहा है मार्च मंथ से, और अभी 2 मंथ हो चुके हैं इस बात को। अभी डिस्कस कर लेते हैं जब क्रूड प्राइस बढ़ता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। पहला इम्पैक्ट तो ये है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज के चार्जेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, फूड प्राइस बढ़ जाता है, हाई इन्फ्लेशन हो जाती है, हर एक चीज़ महंगी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। और जब हर चीज़ महंगी हो जाती है तो लोग अवॉइड करते हैं अननेसेसरी थिंग्स को बाय करना, और जो चीज़ें उनको ज़रूरी चाहिए भी होती है उनको भी बाय करने में डिले कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि आने वाले टाइम में वो चीज़ सस्ती हो जाएगी तो तब बाय कर ली जाएगी। और क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो लोग पहले के कंपैरिजन में कम चीज़ें अफोर्ड कर पाएंगे, जिससे कि उनकी परचेजिंग पावर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये जो क्रूड प्राइस में इंक्रीज हुआ है इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहेगा। ये नहीं है कि जैसे क्रूड प्राइस कम होगा सब कुछ स्टेबल हो जाएगा। जो क्रूड प्राइस का इंक्रीज हुआ उसने ऑलरेडी इम्पैक्ट कर दिया हुआ है कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, क्योंकि लास्ट 2 मंथ से क्रूड का प्राइस बढ़ा ही हुआ है, $100 के अबव है। जो क्रूड प्राइस में इंक्रीज हुआ था उसका असली इम्पैक्ट नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में दिखेगा कंपनीज के। ऐसा नहीं है कि क्रूड प्राइस पहली बार इतना इंक्रीज हुआ है, पहले भी 11 जुलाई 2008 में ऑयल का प्राइस $147 पर बैरल हो गया था। जब क्रूड प्राइस इंक्रीज हुआ था तो इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं पड़ा था स्टॉक मार्केट पे, लेकिन उसके 100 डेज के बाद जो स्टॉक मार्केट में ह्यूज क्रैश देखा गया था। मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि इस टाइम भी ह्यूज क्रैश आएगा, लेकिन हमें हिस्ट्री से लर्न करना चाहिए, एटलीस्ट हमें प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि अगर सेम सिनेरियो रिपीट होता है तो हम उस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। ये वो डेट है 11 जुलाई 2008 जब क्रूड प्राइस में ह्यूज इंक्रीज हुआ था। उसके नेक्स्ट 100 डेज तक स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली डिक्लाइन करती रही, और टोटल 39% डिक्लाइन करी थी स्टॉक मार्केट। ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये निफ्टी 50 का चार्ट है 2008 ईयर का। सेकेंड मेजर इशू जो है रुपये की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है डॉलर के अगेंस्ट। अभी जो डॉलर है वो 94.865 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड हो रहा है, और ये हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रेड हो रहा है। जो भी चीज़ें इंडिया इंपोर्ट करता है वो मोस्टली चीज़ें डॉलर में परचेज की जाती हैं, जैसे कि पेट्रोल, इलेक्ट्रिक गुड्स, प्रीशियस स्टोन, ये सभी चीज़ों की मोस्टली पेमेंट जो है वो डॉलर में की जाती है। क्योंकि रुपये की वैल्यू गिर रही है तो इस चीज़ का इम्पैक्ट भी कंपनीज के फाइनेंशियल्स पे पड़ेगा। क्रूड ऑयल ऑलरेडी हाईएस्ट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, प्लस जो रुपये की प्राइस में फॉल हो रही है उसके वजह से ये जो क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट है और बड़ा हो गया है। आपको आने वाले समय में पेट्रोलियम से रिलेटेड प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सभी चीज़ें महंगी होती दिखेंगी। इन सभी बातों का इम्पैक्ट ये होगा कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन जो है वो हाई हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है जो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है पीएमआई, वो कम हो रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है, और इसकी वैल्यू 50 से जितनी ऊपर रहेगी उतना बढ़िया है। मार्च मंथ में जो पीएमआई इंडेक्स है उसकी वैल्यू गिर के 53.9 हो गई थी। हालांकि अप्रैल मंथ में ये जो वैल्यू है बढ़ के 55.9 हुई है। मुझे लगता है ये जो इंक्रीज हुआ है अप्रैल मंथ में ये इस वजह से हुआ था क्योंकि मार्च मंथ में ह्यूज कंट्रैक्शन हुई थी तो उसका रब ऑफ इफेक्ट आया अप्रैल मंथ में।
पीएमआई इंडेक्स मार्च मंथ में 53.9 तक गिर गया था और उसका कारण था वीक बिजनेस कंडीशंस और जो फैक्ट्री आउटपुट और न्यू ऑर्डर थे उनमें काफ़ी कमी देखी गई थी, प्लस कॉस्ट प्रेशर भी था और प्लस मार्केट में ह्यूज अनसर्टेनिटी भी थी मिडल ईस्ट वॉर की वजह से। और क्योंकि मार्च मंथ में क्रूड प्राइस में ह्यूज इंक्रीज हुआ था और तो कंपनीज की इनपुट कॉस्ट बढ़ गई थी, लेकिन कंपनीज ने जो इंक्रीज हुआ था इनपुट कॉस्ट में उसको अब्जॉर्व कर लिया और उन एक्सपेंसिव को आगे पास ऑन नहीं करा कस्टमर को। हालांकि अप्रैल मंथ में जो पीएमआई इंडेक्स है उसकी वैल्यू बढ़ी है। अप्रैल मंथ में पीएमआई इंडेक्स की वैल्यू 55.9 रही थी। अप्रैल मंथ में फैक्ट्री आउटपुट और न्यू ऑर्डर्स में इंक्रीज देखा गया था इम्प्रूव डिमांड की वजह से, लेकिन कंसर्न की बात यह है कि कंपनीज के पास इन्वेंट्री जो है वो बढ़ रही है, फिनिश गुड स्टॉक जो है उनके पास बढ़ रहा है। तो ये जो इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट मंथ के पीएमआई इंडेक्स पे पड़ सकता है। और क्योंकि अभी क्रूड ऑयल प्राइस $120 के अबव ट्रेड कर रहा है तो इससे फर्दर प्रेशर आ सकता है कंपनी के इनपुट कॉस्ट पे, और ये जो हायर इनपुट कॉस्ट होगी इसका इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स में दिखेगा और ये हो सकता है कंपनीज ये जो हायर इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट है ये पास ऑन करेंगे एंड कस्टमर को, जिससे अगेन इन्फ्लेशन बढ़ेगी। फोर्थ पॉइंट है आईटी सेक्टर अंडर प्रेशर है। आईटी सेक्टर काफी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा था वीक ग्लोबल डिमांड के कारण, और जो फॉरेन क्लाइंट है वो बहुत कॉशियसली पैसे स्पेंड कर रहे हैं उसकी वजह से, प्लस अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है जिसका फर्दर इम्पैक्ट पड़ रहा है आईटी कंपनीज पे और ज्यादातर आईटी स्टॉक 40% तक गिर चुके हैं। ये निफ्टी आईटी का इंडेक्स है और आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी आईटी है लोवेस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। अब मोस्टली आईटी कंपनीज क्या कर रही हैं, अपने प्रॉफिट मार्जिन को इम्प्रूव करने के लिए ले ऑफ कर रही हैं। बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज मैसिव ले ऑफ कर रही हैं, इवन मिड और सीनियर लेवल के एम्प्लॉयज को भी निकाला जा रहा है। स्टार्टअप्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं और मोस्टली आईटी कंपनी एआई और ऑटोमेशन को अडॉप्ट कर रही हैं ताकि जो इस समय मैनुअली काम हो रहा है वो ऑटोमेटेड टूल से किया जा सके, जिससे कि फर्दर कम मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। और मोस्टली आईटी कंपनी ने जो बेंच मैन पावर है वो कम करी है। फिफ्थ पॉइंट है कि रियलिटी सेक्टर जो है वो भी अंडर प्रेशर है। रियलिटी सेक्टर का इशू ये है कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 10 to 12% इंक्रीज हो रही है। न्यू हाउसेस के लिए डिमांड कम हो रही है, इन हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं मार्केट में, तो ये सब इश्यूज हैं रियलिटी सेक्टर के लिए। हालांकि प्रीमियम हाउसेस की डिमांड अभी भी बरकरार है। कोविड टाइम में रियलिटी सेक्टर में काफी तेजी देखी गई थी, तब रियलिटी सेक्टर काफी रैपिडली बूम हुआ था, लेकिन अभी लोग बहुत ही कॉशियस है घर बाय करते समय क्योंकि प्रॉपर्टीज के प्राइसेस बहुत तेजी से इंक्रीज हुए हैं और क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है और न्यू बायर नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसलिए जो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन है उन पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। रियलिटी सेक्टर जो है वो 13% से ग्रो कर रहा था, लेकिन अभी उसमें थोड़ी कंसोलिडेशन देखी गई है, अभी वो 10 to 12% की रेट से ग्रो कर रहा है। और न्यू हाउसेस की सेल्स में काफी शार्प डिक्लाइन देखा गया है, स्पेशली दिल्ली एनसीआर रीजन में। और जो मेट्रो सिटीज है जहाँ पे आईटी सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां उन शहरों में भी शार्प डिक्लाइन देखा गया है सेल्स में। ये निफ्टी रियलिटी का इंडेक्स है। निफ्टी रियलिटी ने अभी अप्रैल मंथ में रिकवर करा है लोवेस्ट पॉइंट से, लेकिन मुझे लगता है ये सस्टेनेबल नहीं है, अभी और करेक्शन पॉसिबल है निफ्टी रियलिटी में। लास्ट पॉइंट है एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं। एफआईआई जो है वो ईयर 2024 से सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि लास्ट 4 मंथ में एफआईआई ने 2,32,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है सिर्फ 4 मंथ के अंदर, जो कि ह्यूज अमाउंट है। और एफआईआई की ह्यूज सेलिंग का कारण है एक तो टैक्सेस बहुत लगते हैं इंडिया में, और सेकंड रीजन है कि रुपी वर्सेस डॉलर की वैल्यू जो है डिक्लाइन कर रही है कंटिन्यूसली, और थर्ड रीजन है कि ग्लोबल मार्केट में ह्यूज अनसर्टेनिटी बनी हुई है यूएस ईरान वॉर को लेके। अभी हमने डिस्कस करे वो पॉइंट्स जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट गिरनी चाहिए, लेकिन स्टॉक मार्केट नहीं गिर रही है। ये काफी सरप्राइजिंग है इवन मेरे लिए और बहुत सारे लोगों के लिए। और जिस तरीके से स्टॉक मार्केट सेम प्राइस पे कंसोलिडेट करी है लास्ट एक वीक से, ये जस्टिफाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट 1 वीक में क्रूड ऑयल प्राइस में ह्यूज स्पाइक देखा गया। ह्यूज स्पाइक के बावजूद स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा भी करेक्शन नहीं आया, जो काफी सरप्राइजिंग है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जीत जाएगी, तो उसका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट नहीं गिर रही है। लेकिन एक बात बताइए, बीजेपी गवर्नमेंट के वेस्ट बंगाल जीतने से क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी स्टॉक काफी गिर चुके हैं तो इसलिए वैल्यू बाइंग हो रही है,
लेकिन वैल्यू बाइंग करने का क्या फायदा अगर आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स तक अच्छे रिटर्न ही नहीं मिलेंगे। और कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो इसलिए उन स्टॉक्स में बाइंग आ रही है, लेकिन जो क्रूड प्राइस में इंक्रीज हुआ है उसका असली इंपैक्ट नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट में आएगा। तो इस समय स्टॉक में बाय करने का क्या फायदा है कि उसका इस वाला रिजल्ट अच्छा था। अगर कोई कंपनी फोरकास्ट करे कि हम नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा देंगे तो उसमें बाय करने का फायदा है। अब स्टॉक मार्केट तो करेक्ट नहीं हो रही है डिस्पाइट कि क्रूड प्राइस ऑल टाइम हाई लगा रहा है, तो अब क्या करना चाहिए? तो इस सिचुएशन में मैं तो यही बोलूंगा कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। जो आपके पास कैश पड़ा है उसको होल्ड करिए और चुपचाप से स्टॉक मार्केट को वॉच करिए और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें और वेट करें क्रूड प्राइस के डिक्रीज होने या फिर नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट तक, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइस में जो इंक्रीज हुआ है उसका सही इंपैक्ट नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में दिखेगा। और अगर स्टॉक मार्केट नेक्स्ट 3 मंथ्स में करेक्ट होती है तो सभी स्टॉक्स करेक्ट होंगे, चाहे स्टॉक अच्छा है चाहे उसने क्वार्टर रिजल्ट अच्छा डिक्लेयर करा, सभी स्टॉक्स में करेक्शन आएगी। और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप कैश इन हैंड रेज करें। अगर वेस्ट बंगाल इलेक्शन या किसी और पॉजिटिव सेंटीमेंट की वजह से स्टॉक मार्केट इंक्रीज होती है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप कैश इन हैंड रेज करें। आपके हाथ में कैश होना चाहिए, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट करेक्ट होगी तो आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकेंगे स्टॉक मार्केट करेक्शन का अगर आपके पास कैश होगा। मैं पर्सनली कैश रेज कर रहा हूँ स्टॉक सेल करके, और जो टेलीग्राम पे मेरे फॉलोअर्स हैं मैंने उनको भी 11 अप्रैल से बोला था कि कैश इन हैंड को रेज करिए अपने पास। आपके पास जितना कैश होगा उतना बढ़िया होगा। 11 अप्रैल तक मेरे पास 10% कैश इन हैंड था, और क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक्स में काफी तेजी आ रही थी तो मैंने और स्टॉक सेल करके अपना जो कैश इन हैंड है उसको रेज करा है 10% to 30%। अभी मेरे पास 13% कैश इन हैंड पड़ा हुआ है। अगर स्टॉक मार्केट में करेक्शन आएगी तो ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट इमीडिएटली रिकवर कर जाएगी, क्योंकि ये जो क्रूड प्राइस में इंक्रीज हुआ है इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा स्टॉक मार्केट पे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने कैश रेज भी कर लिया है और स्टॉक मार्केट में करेक्शन भी आती है तो आपको एकदम से सारा कैश डिप्लॉय नहीं कर देना है एक ही बारी में, धीरे धीरे आपको कैश डिप्लॉय करना है। आपको धीरे धीरे कैश जो है स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स में डिप्लॉय करना है ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सको स्टॉक मार्केट करेक्शन का। और लास्ट में मैं यही चीज बोलना चाहूंगा कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मैं यही विश करता हूँ कि स्टॉक मार्केट में करेक्शन ना आए, स्टॉक मार्केट बढ़ती ही रहे, क्योंकि अभी भी मैं स्टॉक मार्केट में 17% इन्वेस्टेड हूँ। लेकिन अगर इन केस स्टॉक मार्केट में करेक्शन आती है तो मेरे पास 30% कैश इन हैंड रेडी है स्टॉक मार्केट करेक्शन का बेनिफिट उठाने के लिए। तो आपको अच्छे के लिए सोचना है, लेकिन कुछ खराब हो जाएगा उसके लिए भी रेडी रहना है आपको। तो ये था मेरा व्यू स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग इंस्टेंट अपडेट के लिए, या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो वो भी आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं इस चैनल के थ्रू। थैंक यू।